हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौहान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइंस कारी। तो हम लेके आ गए हैं आपके सामने फिजिक्स का अगला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, और ये उसका पार्ट 1 है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा। वहाँ पर मोशन का डेफिनेशन देखा, मोशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, किस तरह से मोशन में चेंज आ रहा है, वो स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ग्राफ वगैरह बहुत कुछ हमने समझा। ठीक है, लेकिन वहाँ कभी भी ये बात नहीं किया कि मोशन किस वजह से है। व्हाट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ दिस मोशन? क्या वो चीज़ है जो स्पीड को बढ़ा रहा है या स्पीड को घटा रहा है या स्पीड को एकदम रोक दे रहा है? तो उसके बारे में कभी बात ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चैप्टर में उसी के बारे में बात होने वाला है। हालांकि इस चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन है, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कारण। और मोशन का एक ही कारण है, वो है हमारा फोर्स। तो पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड होगा फोर्स को। इस पूरे लेक्चर सीरीज में हमको फोर्स के बारे में समझना है कि वो क्या है और वो किस तरह से काम करता है। तो फोर्स के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ पुश और पुल। जूनियर बुक्स में इसी तरह कुछ डेफिनेशन रहता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ पुश और पुल। कुछ पुश और पुल को ही हम फोर्स कहते हैं। लेकिन अब जो कि आप हायर क्लासेस में आ गए, तो अब इतना सिंपल डेफिनेशन नहीं चलेगा। अब फोर्स को थोड़ा इलाबोरेटली हमको समझना पड़ेगा और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फोर्स एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो अब ये वाला डेफिनेशन उतना रेलिवेंट नहीं रह गया है। तो अभी हम लोग अलग सा डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या है वो। तो इट इज़ एन एजेंट which change or tends to change the state of motion or configuration of a body। ठीक है, ये फोर्स का डेफिनेशन है एक्चुअल, और ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन ये है क्या। तो फोर्स एक तरह का एजेंट है। कैसा एजेंट है? वो दो चीज कर सकता है। अगर कोई पूछे फोर्स कर क्या सकता है, तो फोर्स दो चीज कर सकता है। फोर्स कैन ईदर चेंज या फिर टेंड्स टू चेंज। या तो वो चेंज करेगा या फिर टेंड टू चेंज करेगा। टेंड मतलब हो गया कि ट्राई करेगा। ठीक है, तो हम ट्राई लिख दे रहे हैं। फोर्स या तो चेंज कर देगा, नहीं तो ट्राई करेगा। क्या चीज चेंज करने का? तो ये भी दो चीजें। पहला क्या? स्टेट ऑफ मोशन, और दूसरा क्या? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है कि फोर्स है क्या। फोर्स दो काम कर सकता है, फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या? या तो वो चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है? स्टेट ऑफ मोशन को। अब स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज करेगा उसको समझते हैं। तो स्टेट ऑफ मोशन, जैसे कि कोई बॉडी रेस्ट में है। पहला केस, कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट वाले को मोशन में ला देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि फुटबॉल रखा हुआ है, हम उसको किक करते हैं और वो चलने लगता है, मोशन में आ जाता है। तो कैसे मोशन में आया? फोर्स की वजह से। तो फोर्स उस पर लगा और वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को बदल दिया, मतलब रेस्ट से मोशन में आ गया। पहला चीज। दूसरा क्या? सेकंड क्या? कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, वो रेस्ट में आ सकता है। जैसे कि अगर क्रिकेट का बॉल कोई बैट्समैन हिट किया है, हम उसको कैच कर लिए तो मोशन से रेस्ट में आ गया।
ठीक है। और ये इस बार भी रेस्ट में जो आया है वो एक फोर्स की वजह से, हम अपने हाथों से बॉल पे फोर्स लगाएं तब जाके वो बॉल रुका है, या फिर विकेट कीपर फास्ट बॉल को कैच कर रहा है तो इसकी वजह से वो फोर्स लगा रहा है और फोर्स की वजह से वो मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल स्टेट ऑफ मोशन का। तीसरा वो क्या करेगा, तीसरा वो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन को बदल सकता है। ठीक है, इसके लिए भी हम क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बॉलर बॉलिंग किया और बैट्समैन इस तरह शॉट लिया, ठीक है, साइड में स्लीपर के साइड में शॉट खेला, तो क्या होता है कि बॉल के एंगल को वो चेंज कर दिया। इस बार स्पीड चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया है। बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा था, उसको वो इस डायरेक्शन में भेज दिया, तो ये क्या हो गया, चेंज इन डायरेक्शन। और ये तीनों काम किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है। तो यहां पर हम इस कंबाइंडली को हम कह रहे हैं, इस पूरे कंबाइंडली क्या कह रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स हमारा स्टेट ऑफ मोशन को बदल देता है। कैसे, रेस्ट वाले बॉडी को मोशन में ले आता है, या फिर मोशन वाले बॉडी को रेस्ट में ले आता है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, एक और चीज आप यहां पे ऐड कर सकते हैं, उसका चेंज इन स्पीड, उसका स्पीड ही बदल सकता है। ठीक है, डायरेक्शन भी बदल सकता है और स्पीड ही बदल सकता है। स्पीड बढ़ा दिया, घटा दिया, जो कि आप पढ़े हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए। तो ये सारा चीज इधर आने वाला है, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब आगे कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं कि फोर्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे बदलेगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है शेप एंड स्ट्रक्चर, उसका बनावट है कैसा वो। ठीक है, जैसे कि हम सुबह सुबह उठते हैं और मेरे पास एक टूथपेस्ट होता है, ठीक है, तो हम टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं, उससे पेस्ट निकलता है। तो जैसे हम उसको प्रेस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसका शेप को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है। इस बार स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज हो रहा है। इस बार वो जो टूथपेस्ट है वो रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में नहीं आ रहा है, सिंपली उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, मतलब उसका बनावट बदल रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को आप दबाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है। तो फोर्स बेसिकली यही दो काम कर सकता है, या तो वो उसका स्टेट ऑफ मोशन बदलेगा, स्टेट ऑफ मोशन में ये सारा कंडीशन आएगा, ठीक है, या तो फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसका बनावट बदल देगा, शेप और स्ट्रक्चर बदल देगा। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि फोर्स करना तो ये चाहता है लेकिन इसको करने में फेल हो जाता है। ठीक है, और उस समय बस वो ट्राई करता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है मेरे पास, ठीक है, अब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये जो वुडन है इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं बहुत जोर से, और हम चाह रहे हैं इसको हम क्रश करें। तो इस बार फोर्स इसका कॉन्फ़िगरेशन को बदलना चाहता है। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या करना चाहता है, चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन को बदलना चाहता है। लेकिन ये कर पा रहा है क्या, नहीं, ये तो फेल हो जा रहा है करने से। तो इस बार फोर्स सिर्फ ट्राई कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन को बदलने का। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे ये मेरा दीवार है और हम इस दीवार को पुश कर रहे हैं, इस तरह से पुश कर रहे हैं, तो इस बार जो मेरा फोर्स है वो इस दीवार का स्टेट ऑफ मोशन को बदलना चाहता है। कैसे, तो दीवार रेस्ट में है और उसको मोशन में लाना चाहता है, लेकिन वो कर पा रहा है क्या, नहीं, फिर से फेल हो गया। मतलब इस बार भी वो ट्राई किया। तो जरूरी नहीं है कि फोर्स जो काम करेगा उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो उसमें फेल हो सकता है। और उस केस में हम इधर आ जाएंगे कि इस बार फोर्स ट्राई किया है, और ट्राई भी दो चीज़ों में करेगा, या तो वो स्टेट ऑफ मोशन को बदलेगा, नहीं तो फिर कॉन्फ़िगरेशन को बदलेगा। तो बस इतना ही सा बात हमको समझना है फोर्स को लेके, कि फोर्स दो काम कर सकता है, या तो किसी चीज को चेंज करेगा या फिर उसका ट्राई करेगा। ट्राई मतलब वो फेल हो चुका है, उसको सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, और चेंज किसको, दो चीज, स्टेट ऑफ मोशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और स्टेट ऑफ मोशन में ये सारा कंडीशन आता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है अब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा और आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जाते हैं। फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज डिनोटेड बाय एफ। एफ से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ। सेकेंड, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन।
इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है। न्यूटन क्यों है? क्योंकि न्यूटन एक वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट है जिन्होंने फोर्स के बारे में बहुत कुछ बताया हम लोग को। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आगे फोर्स के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के अंदर, वो सारा न्यूटन का ही देन है, जिसके वजह से फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन कंसिडर किया गया है, और इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए, जहाँ पे आपको बेसिक क्लियर होगा स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें दो चीज़ें, इसमें भी दो चीज़ें, क्या क्या? एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, और डायरेक्शन एक सेंस बताता है किधर लगने वाला है। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अब इस पे हमको फोर्स लगाना है, तो मान लेते हैं कि हम फोर्स लगाना चाहते हैं 10 न्यूटन। अब सिर्फ 10 न्यूटन बोलने से काम नहीं चलेगा, हमको ये भी बताना पड़ेगा ये 10 न्यूटन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, या फिर इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स का मीनिंग बदलने वाला है। ठीक है, और मोशन भी बदलने वाला है। जैसे मेरे पास मान लेते हैं ये पेन है, अगर हम इधर से फोर्स लगाते हैं तो ये इस डायरेक्शन मूव करेगा, इधर से लगाएंगे तो दूसरे डायरेक्शन मूव करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होने से मोशन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर डायरेक्शन है तो फिर वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो उम्मीद कर रही है क्लियर है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया फोर्स के बारे में कुछ बातें। ठीक है, एक और चीज़ आप यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, यहीं पे डायरेक्शन में ही काम आएगा। जैसे कि एक ये बॉडी है, ये मेरा बॉडी है, और इस पर हम दो फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन और दूसरे फोर्स का वैल्यू है मान लेते हैं 8 न्यूटन। तो आपसे पूछेगा नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो बहुत लोग डायरेक्टली ऐड करके बोल देंगे 18 न्यूटन, जो कि सही नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है नेट कितना लग रहा है कि इनका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में 10 न्यूटन इधर से है और 8 न्यूटन इधर से है, और यहाँ पर एक केस बना रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक ही तरफ है, 10 भी इधर है और 8 भी इधर है। तो इस केस में आप डायरेक्टली 18 न्यूटन बोल सकते हैं नेट फोर्स। लेकिन यहाँ पर 18 न्यूटन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 10 को 8 कैंसिल कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेट फोर्स होगा 2 न्यूटन, और ये 2 न्यूटन भी किधर होगा? तो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, 2 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे 18 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नेट फोर्स निकालने के लिए भी हमको इसके डायरेक्शन का सेंस देखना पड़ रहा है। तो ये डायरेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब तो जाके पूरा क्लियर हो जाएगा कि फोर्स को वेक्टर क्यों कहते हैं और बाकी क्वांटिटी स्केलर क्यों होता है ना। चलो, तो इसको नोट कीजिए, अब आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, 2 तरह का होता है। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नाम से ही जाहिर है, वैसा फोर्स जो किसी बॉडी पे एक्ट करे तो बॉडी को म्यूचुअली फिजिकल कांटेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, द फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडी विच आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है और जो बॉडी फोर्स लगा रहा है, यहाँ 2 बॉडी का बात हो रहा है। यहाँ पे एक बॉडी वो जिस पे फोर्स लग रहा है और दूसरा बॉडी वो जो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, वो दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, कुछ आपस में टच करना चाहिए, और अगर टच कर रहा है तो ही हम उसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, और इसका जस्ट अपोजिट मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, नो एनी डायरेक्ट कांटेक्ट
ठीक है, या फिर फिजिकल कांटेक्ट, कोई फिजिकल कांटेक्ट या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखें, एग्जांपल पहला है कांटेक्ट फोर्स का, फर्स्ट एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो आगे जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कांटेक्ट फोर्स कैसे है। तो फ्रिक्शन होता क्या है, तो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो किसी बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और ये लगाता कौन है, ये वो सरफेस लगाता है जिस सरफेस के ऊपर बॉडी मूव कर रहा होता है। जैसे ये बॉडी अभी ये जमीन के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये जो सरफेस है, जमीन है, ये बॉडी के ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये बॉडी और ये जमीन जो सरफेस है जिस पे वो मूव कर रहा है, ठीक है, दोनों फिजिकल कांटेक्ट में टच कर रहा है, और इस समय जो फोर्स लग रहा है यही हमारा कांटेक्ट फोर्स है। तो पहला एग्जांपल हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, क्लियर है कांटेक्ट फोर्स का। सेकंड एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसको समझने से पहले एक बात समझेंगे हम लोग कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ये रुका हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें फोर्स नहीं लग रहा है। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो इसका एकदम मतलब नहीं कि उसमें फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा होगा, बहुत सारा फोर्स लग रहा होगा, लेकिन उसका नेट फोर्स जो भी होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई बताया कि इस तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे 2 ही फोर्स है, तो हम 100% श्योर हो जाएंगे कि एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो भी 5 न्यूटन होगा, क्योंकि 5 - 5 इज 0, ठीक है। तो रेस्ट का ये कंडीशन है कि नेट फोर्स होना चाहिए 0, ठीक है, ये पहले आपको समझना है। फिर हम लोग इस पे आते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, तो सपोज दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो नीचे की तरफ उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एफ फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, अर्थ लगा रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो ब्लॉक है वो नीचे तो जा नहीं रहा है। जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ टेबल है और ये पेन ब्लॉक है, ठीक है, और पेन पे अर्थ नीचे फोर्स लगा रहा है, क्या ये पेन नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट में है, ठीक है। और रेस्ट में होने का ये सेंस बन रहा है कि इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स 0 लग रहा है। अभी हम समझे कि इस पे ग्रेविटी वाला फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। अब नेट फोर्स 0 कैसे होगा, एक फोर्स अपवर्ड लगना पड़ेगा तभी 0 होगा, क्योंकि एक फोर्स तो हमको मिल चुका है डाउनवर्ड। अब 0 करने के लिए नेट फोर्स 0 करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अब सवाल है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लगा कौन रहा है, तो वो लगा रहा है वो सरफेस जिस सरफेस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस केस में मेरा हाथ लगा रहा है, अगर टेबल पे रखा होगा तो टेबल लगाएगा। तो जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है वो सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये भी बात ध्यान रखना है, ये जो फोर्स है ये सरफेस का परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और इस केस में ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल होगा, लेकिन इस केस में इक्वल है और इसी वजह से नेट फोर्स 0 निकल के आता है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस इन विच द बॉडी स्टे, ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है वो सरफेस जिस सरफेस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है, और वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्लियर है। और यहां भी हम देख रहे हैं कि ये कांटेक्ट में है, मेन मुद्दा मेरा ये था कांटेक्ट फोर्स समझाना, कांटेक्ट फोर्स। तो यहां भी बॉडी कांटेक्ट में है सरफेस के साथ, यहां सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और यहां पे सरफेस परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, दोनों में सरफेस ही फोर्स लगा रहा है। इधर में सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये ब्लॉक के ऊपर फॉरवर्ड फोर्स लगाया तो सरफेस बैकवर्ड लगा दिया, फ्रिक्शनल फोर्स। इधर ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रहा है और उस पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दोनों फोर्स में कॉमन बात क्या है कि दोनों सरफेस ही लगा रहा है, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड हो जाएगा टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंशन फोर्स। अब ये समझते हैं ये क्या है।
ये एक ब्लॉक है और इसको हम रस्सी से ऐसे लटका दिए हैं, तो इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन क्या ये नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब फिर से नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। और अगर नेट फोर्स जीरो है, एक फोर्स नीचे है, मतलब एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा ऊपर की तरफ, जिसका वैल्यू F के बराबर होगा। और वो फोर्स कौन लगा रहा है? तो इस बार वो फोर्स ये रस्सी लगा रहा है, और रस्सी के द्वारा इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स ही क्या है? मेरा टेंशन फोर्स है, ठीक है। अभी तक फोर्स सरफेस लगा रहा था, लेकिन अब कोई सरफेस नहीं है, ये हवा में लटका हुआ है एक थ्रेड के थ्रू या फिर एक रोप के थ्रू। तो जो रोप है या थ्रेड है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। और यहां भी हम देख रहे हैं कि ये टेंशन फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। और यहां पर ये थ्रेड और ये बॉडी, ये दोनों म्यूचुअल कांटेक्ट में है, फिजिकल कांटेक्ट में। जैसे यहां लगेगा कि सरफेस कांटेक्ट में, यहां कुछ कांटेक्ट में है ही नहीं, तो ये तो नॉन कांटेक्ट हो गया। नहीं, यहां भी कांटेक्ट में है। वो कांटेक्ट क्या है? वो थ्रेड का और ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से कांटेक्ट फोर्स का और भी एग्जांपल है। हमको मेन कांटेक्ट फोर्स को समझना है कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जिसमें जो बॉडी फोर्स लगा रहा है और जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट में होता है, ठीक है। और इसका ये सब एग्जांपल हो गया, ठीक है। एक एक करके ये सब फोर्स आपके सामने आते रहेगा अलग अलग चैप्टर में, और उसको उस समय आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हर एक टॉपिक को एकदम एक्सप्लेन करना वो रेलिवेंट नहीं होगा, और चैप्टर के लिए भी वो सही नहीं होगा कि हम एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा बात बताकर आगे बढ़ जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप हमसे कनेक्ट कर रहे होंगे। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स का। मतलब इस बार जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है और जिस पे फोर्स लग रहा है, वो दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें तीन फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझना उसको। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तीनों लगभग एक जैसा है, समझते हैं क्या करके। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, तो इसका मास है m1, इसका मास है m2। बोला ये जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। इनके बीच का डिस्टेंस अगर आ रहा है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि अगर हम r को बढ़ाएंगे तो f घटेगा, ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा फोर्स उतना कम लगेगा, ठीक है। एक और बात, अगर हम r को डबल कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा? तो ये 1/4 हो जाएगा। अगर ये सिंपली ऐसा रहता कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो यहाँ डबल करेंगे तो यहाँ हाफ होगा, ट्रिपल करेंगे 1/3 होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ डबल करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर भी है, ट्रिपल करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ाने से ये घट रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही घट रहा है। दूसरा नंबर बात कि ये डिपेंड करता है उनके मास के प्रोडक्ट पे। मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आने वाले यूनिट में पढ़ ही लेंगे हम लोग, ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में होता है। तो ये अगर अपोजिट चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो इसी की तरह है, जैसे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ भी सेम इसी तरह का फॉर्मूला आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, चार्ज को मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है। तो यहाँ पे लिखा जाता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। तो यहाँ भी r से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जैसे ये है। तो ग्रेविटेशनल में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मास है और यहाँ पे चार्ज है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल्सिव नहीं होता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्योंकि अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव, और अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज लिया गया है,
ठीक है। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल में हम लोग समझ लिए क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है। थर्ड आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स को समझना भी आसानी है। इसमें हम चार्ज नहीं लेते हैं, यहाँ हम पोल लेते हैं। एक मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये चार्ज की तरह ही काम करता है। बोला ये जाता है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर वाइल सेम पोल रिपेल ईच अदर। तो मैग्नेट में दो पोल होता है, तो ये हम मान लिए कि नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ऐसे आइसोलेटेड पोल पॉसिबल नहीं है कि हम एक नॉर्थ पोल ले आए, एक साउथ पोल ले आए। जैसे कि यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आइसोलेट कर सकते हैं, अलग अलग लेके आ सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। लेकिन समझाने के लिए समझाया जा रहा है कि जैसे यहाँ प्लस माइनस पे काम कर रहा है, वैसे यहाँ नॉर्थ और साउथ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो ये तीनों फोर्स में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और जो फोर्स लगा रहा है वो म्यूचुअली कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। जैसे देखो, इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये दोनों कॉन्टैक्ट में है? नहीं, इतना गैप है। यहाँ भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और कॉन्टैक्ट नहीं है इसलिए ये तीनों लाई करता है किसमें? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, ठीक है। तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? एक पहला सिमिलैरिटी तो तीनों नॉन कॉन्टैक्ट है। एक और सिमिलैरिटी कि तीनों डिस्टेंस के साथ घटते जाता है, ठीक है। और ये हम अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं, इसके लिए हमको फॉर्मूला की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। हम अपना दिमाग लगा सोच सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट इतना दूर है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, अगर हम उसको दूर और डिस्टेंस बढ़ाएं तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स घटता है, और डिस्टेंस करीब लाने से, ये दूरी अगर कम कर रहे हैं हम तो फोर्स बढ़ेगा। ये कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। और बाकी ये दोनों एक जैसा है, और क्योंकि ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। सेम पोल रिपेल करेगा, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वाला बात यहाँ भी काम करेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल में सिर्फ क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हम लोग तीनों का सिमिलैरिटी और तीनों का डिफरेंस देख लिए। तो इतना हो गया हमारा टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो को बहुत ही छोटा रखें हम जानबूझ के, ताकि छोटा वीडियो आपको देखने में ज़्यादा मजा आए और आप तुरंत ही इसको रिवाइज कर सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।